मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज हफ्ते का दिन है और अगस्त की 19 तारीख। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त यहाँ 4:21 हुए हैं दोपहर के। मैं पिछले काफ़ी अरसे से 1-2 साल से कुछ बातें कह रहा हूँ जो अनफॉर्चुनेटली पूरी होती जा रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक तशवीशनाक बात है पाकिस्तान के लिए। कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है, भयानक फ्यूचर है। और एक मनसूबाबंदी के तहत, जो मैं पिछली वीडियो में कहता रहा हूँ, जिसका मैं तज़किरा करूँगा आज, ये कहता रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल साजिश के तहत पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करने का अमल जारी है। और ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें पेश अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं, वो इस पर अमल पैरा हैं। और ज़ाहिर है कि उनके अपने लोग तो यहाँ नहीं आते ये काम करने के लिए। यहाँ पर जो उनके मुस्तकिल एजेंट हैं, जिन्होंने इनको पैदा किया और इनको परवान चढ़ाया और इनको पाकिस्तान की बागडोर इनके हाथ में दी पाकिस्तान बनने के बाद से, वो ये उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। आधा पाकिस्तान तोड़ा, उसको अमली जामा पहनाया इन लोगों ने। और आज अब मज़ीद जो मनसूबाबंदी है, जिसका मैं ज़िक्र पिछले, जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, वी लोग देखते हैं, उनको याद होगा कि मैं तकरीबन कुछ नहीं 2 साल से तो मैं ये बातें कर रहा हूँ वीलॉग्स के ज़रिए। मैं रेफ़रेंस भी दूँगा। अगर आप मेरे वीडियो लॉग के यूट्यूब के चैनल पर जाएँ, तो आपको ये बातें नज़र आ जाएँगी। मैं कोई वली नहीं हूँ, मैं मुस्तक़बिल के बारे में पामिस्ट्री नहीं करता। मैं सिर्फ़ होने वाले वाक़यात और जो मुख्तलिफ़ ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, इसी तरह की इज़राइल, भारत, इनके जो स्ट्रैटेजिक प्लानर्स हैं, जो मनसूबाबंदी करते हैं, जो माहिर हैं, उनके स्टेटमेंट से जब मैं कड़ियाँ मिलाता हूँ, तो मुझे ये प नज़र आ जाता है कि क्या होने वाला है और क्या मनसूबाबंदी है। यूँ तो हम सब जानते हैं कि कुछ कंट्रीज़ को टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, जिनको मलियामेट करना है और उनको अगर ख़त्म नहीं करना तो इस लेवल पे पहुँचाना है कि वो सर नहीं उठा सकें। और ये ताकतें हैं जो ये कुछ कर रही हैं, ये अपनी मर्ज़ी से फिर मनसूबाबंदी करें। तो अब इस सिलसिले में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ बातें कर चुका हूँ आपसे। ये कनेक्टेड चीज़ें हैं जो मैं कुछ आपको हाइलाइट्स करके बता रहा हूँ, और आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक ही सिलसिले की कड़ी हैं और ये प्रोसेस के तहत इस जगह पर पहुँचाया गया है। दिल हिला देने वाली वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आप रोज़ाना देखते हैं, जिस पे रोना आता है। हम वो वीडियो लगा के आवाम को बताना चाहते हैं और अपनी किस्मत पे पाकिस्तान की रोते हैं कि हमने पाकिस्तान को किस हाल पर पहुंचा दिया, हमारा इज्तिमाई इसमें कसूर है। आप अगर अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो चोर लुटेरे आके आपका घर लूटेंगे, फिर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातें हैं। आइए पहले मैं 3 आपको क्लिप दिखाता हूँ और फिर इस पे सोचें, और फिर मैं आगे इसी हवाले से बात करता हूँ। क्या बताऊं भाई, खा गए हमारा मुल्क, खा गए हमें। कितना नोटोगे, बस करो। अपनी जहन्नुम भरते नहीं है हरामजादों के। पता है ज्यादा मसला ना सियासतदानों का नहीं है, सियासतदान फिर भी रच जाए। मसला है हर 3 साल बाद आने वाली खेप का। हरामजादे हर 3 साल बाद खड़े होते हैं, हर 3 साल बाद नए नाक खड़े होते हैं हमें लूटने के लिए। कंजर पीछा नहीं छोड़े हमारा, हमारी नस्लों का। नहीं होगा पाकिस्तान, कहाँ जाएंगे? हमारे बुजुर्गों ने दी थी कुर्बानी, हमारे बुजुर्ग लुट के आए थे पाकिस्तान। इनमें से किसी मेरी दादी, मेरी नानी सारी जिंदगी रोते गुजारती, पापा को सामने मरते देखा, भाइयों को सामने मरते देखा। पाकिस्तान जाने बचा के आए थे इन बेगैरतों के लिए। सामीन, ये दर्द भरी दास्तान, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान एक पाकिस्तानी बुजुर्ग खातून की है, और ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की नहीं, बच्चे से लेके बुजुर्गों की आवाज़ है
एक दर्द भरी दास्तान है, कर्ब है। आप सोचें कि उसका रोना, उसका बात करना, किस तकलीफ में वो होगी, उसके ऊपर क्या-क्या ज़ुल्म और सितम होंगे, जो ये मजबूर हो गई ये बातें करने के लिए, जो उसने किसी अवामी इंटरव्यू में कही। और ये एक झलक है। आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो आप इसको सोचिए, ख़ास करके जो लोग पाकिस्तान में हैं, 24 करोड़ अवाम, कि हम किस जगह पर पहुँच गए हैं। हमारी ख़वातीन रोडों पर आके कैसे बैन कर रही हैं, कैसे मातम कर रही हैं, कैसे बयान कर रही हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हो जाता हूँ कि इस ख़ातून पर और इस जैसी लाखों ख़वातीन पे क्या-क्या गुज़री होगी कि वो मजबूरी में रोड पर आके ये बयान दे रही हैं। ज़रा सोचिए, ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये मुल्क ख़त्म होने जा रहा है। हमें एक ही इस मुल्क को एक ताकत बचा सकती है और वो आप हैं, यानी कि वो अवाम हैं। और अगर लेट हो गए तो फिर खेल ख़त्म, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा, एक पाकिस्तान के, यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान के माहिर माशियात हैं और उनका नाम है कैसर बंगाली। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिंध गवर्नमेंट में भी रहे, एडवाइज़र भी रहे, रिसर्चर हैं, टीचर हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी में भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी, बाहर रहे, मास्टर डिग्री हासिल की इकोनॉमिक्स में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। बहुत ही काबिल हैं। और अप्लाइड साइंस एंड रिसर्च सेंटर AERC में कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमात दी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च में, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ बनाने में। लेकिन इन जैसे लोगों की कदर नहीं है। आज वो खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन जब दिल जलता है, इंटरव्यूज़ में वो बातें करते हैं और पता नहीं कितने लोग इस बात को सोच कर आगे कदम बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमें करना चाहिए। आइए ये इनकी एक छोटी-सी झलक देखिए, बाकी आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जो अब कॉर्पोरेट फार्मिंग भी अब माशाल्लाह शुरू हो गई है, तो क्या ये भी हमारी सर्वाइवल का एक तरीका है? इसके ज़रिए हम बाहर गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान ला रहे हैं। ये तो एक्सटिंक्शन को एक्सपेडाइट करने का ज़रिया है, यानी खात्मे का अमल को तेज़ करने वाली बात है। ठीक है, वो कैसे? देखिए, अब तक तो हम असासे बेचते रहे। 100% ऑफ टेलीकॉम, 80% ऑफ बैंकिंग, ये सब गैर मुल्कियों को हमने दिया है। हम ये भूल गए हैं कि जिस गैर मुल्की कंपनी ने PTCL ख़रीदा, कल वो भी प्राइवेटाइज होगी या किसी और कोई और ख़रीद लेगा। कोई इंडियन कंपनी ख़रीद सकती है, इजरायली कंपनी ख़रीद सकती है, तो PTCL भी इजरायली या इंडियन कंट्रोल में चला जाएगा। वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम कहाँ खड़ा होगा। मेरा थोड़ा तजुर्बा है, साउथ पंजाब का ही फार्म है। 3,500 फैमिलीज़ रहती थी 2700 एकड़ के फार्म पे। वो सबको फ़ारिग कर दिया गया और उसको एक कॉरपोरेट फार्म बना दिया गया। ये एक्चुअल मौजूदा केस है। उसमें 300 मज़दूर काम करते हैं परमानेंट, और मज़ीद 500 जो है वो सीजनल है, हार्वेस्टिंग के वक्त बुला लेते हैं, किसी और वक्त बुला लेते हैं। सो टोटल एम्प्लॉयमेंट 800 है, इसमें से 300 परमानेंट है और 500 सीजनल है। 3,500 फैमिलीज़। और ये फैमिलीज़ का मतलब है कि कम से कम 6-7 अफराद होंगे एक घराने में, तो वो सब फारिग। उनमें से सिर्फ 800 लोगों को रखा, वो भी 300 उनमें से। तो यानी बड़ा खौफनाक असर होगा इसका रोज़गार की सूरत हाल पे। जोर से फिर ये कि ये जो गैर मुल्की है, जिन्होंने जिसका तजुर्बा अफ्रीका में है इसी तरह से पार्टनरशिप करने का, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूस है वो गारंटीड होती है फॉर एक्सपोर्ट टू द होम कंट्री। अच्छा, उसमें से आप मकामी होस्ट मुल्क अपने लिए कुछ नहीं रख सकता। रखे, कह दे चलो 10% रख लो, 90% रख लो, लेकिन बेसिकली। अच्छा, इनका भी हमें मालूम नहीं कि किन शराइत पे ये होगा जो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। तो अगर ये हुआ तो वो काश्तकार जो गंदम पैदा कर रहा होगा, शायद वो उसमें से कोई गंदम अपने घर नहीं ले जा सकता। वो तो मुलाजिम होगा ना जी, उसको तनख्वाह मिलेगी। नहीं, तनख्वाह तो मिलेगी, लेकिन
बाज़ार से भी वो गंदम नहीं ख़रीद सकता, चूँकि वो गंदम तो एक्सपोर्ट हो जाएगी होम कंट्री को, जो मुल्क वहाँ पर पार्टनरशिप से ग्रो कर रहा है। ये अफ्रीका में हुआ है। फिर ये है कि वो चीज़ें काश की जाती है जो लोकल यूज़ में होती नहीं है। जो होम कंट्री है वहाँ उसकी मांग है, वहाँ उनका जो टेस्ट है खाने का, उस हिसाब से उसकी ज़रूरत है तो वो ग्रो होता है। लेकिन जिस मुल्क में वो ग्रो करते हैं वहाँ उसकी डिमांड नहीं है। तो सामाइन, ये माशी माहिरीन इकनॉमिक्स की आपने बात सुनी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक बात है जिस पर अमल शुरू हो गया है। हमारी आवाम सो रही है। हमारी मुल्क की एक बड़ी जो ज़राए आमदनी थी वो हमारे मुल्क, क्योंकि हमारा मुल्क एक काश्तकार मुल्क है, ज़राई मुल्क है, वो थी। अब उस पर भी अब इस मुल्क के फौजी हुक्मरान करेंगे और उन्होंने गैर मुल्कियों से मुआहदे करके उनको लेके आएंगे। हो सकता है उसमें, क्योंकि सबसे ज़राअत में जो जिसने अचीवमेंट की है वो इजराइल है, हो सकता है इजरायली कंपनीज भी नाम बदल कर आए, हो सकता है भारतीय कंपनीज भी आए, और बहुत से जो क्योंकि इस फील्ड में इजराइल डोमिनेट कर रहा है इस वक्त वर्ल्ड में, तो वो लाजमी आएंगे और उनकी बात चलेगी। अच्छा, अब मैंने 2 साल पहले से मैं ये बातें करता आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग, क्योंकि उसमें इतना टेस्ट नहीं होता, कोई सनसनी खेज नहीं होते मेरे वीलॉग में, तो पता नहीं देखते नहीं है लोग। लेकिन मैं कुछ बताता हूँ, मेरे पास जो मेरे वीडियो चैनल पे जाएंगे तो मैंने 1 साल 4 महीने पहले कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मैंने उसमें पेश किया। फिर मैंने इसी चीज़ को मैंने आगे कहा कि क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बनाए जाने वाले आइन को जायज़ आइन कहा जा सकता है, जो आजकल चेंजेस हो रही हैं। मैंने कहा पाकिस्तानियों ज़रा सोचिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए। इन सब में ये बातें मैं करता रहा हूँ। मैंने ये कहा प्लान टू किल इमरान खान बाय ब्रूटल टॉर्चर इन कस्टडी। द नेशन नीड्स कंटिन्यूअस सैक्रिफाइसेस इफ पाकिस्तान इज टू रिमेन सर्वाइव। ये मैंने कहा था 3 महीने पहले कि इसको, और आज देखें इमरान खान को अंदर किया जा रहा है। ये मैंने जब मैं देखता हूँ दूसरे ताकती ममालिक के इंटरव्यू, सेनेटर्स के, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के, कई पॉलिटिशियंस के, वहाँ से ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं ये अपने वीलॉग्स में कर चुका हूँ। मैंने ये कहा कौम से पाकिस्तान माफिया के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी ये और जुल्म करेंगे। कौम इसी तरह से इमरान खान के पीछे डट कर खड़े रहें, ये मैं कह चुका हूँ। होने क्या वाला है, ये एक मैंने एक इंटरव्यू था एक स्ट्रेटेजिक अमेरिकन स्ट्रेटेजिक जो टीम है उनके किसी सीनियर एक शख्स का, जिसने ये बताया था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से पाकिस्तान को डील किया जाएगा और किस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े करके उस पर कुछ इलाकों पे कब्जा करके अमेरिकन बेस बनाया जाएगा। मैं कितने व्लॉग में और बातों में कह चुका हूँ कि ये एक खेल का हिस्सा है। इसी इंग्लिश का ये इंटरव्यू था, फिर इसको एक डॉक्यूमेंट्री के साथ अटैच किया और एक प्रोडक्शन कंपनी है, मीडिया कंपनी, उन्होंने इसका उर्दू में या हिंदी में तर्जुमा किया। मैं आपको वो सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा क्या होने वाला है। ये अभी की नहीं है, इसको 2 साल हो गए। दोस्तों, कार्नेज इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। तो चलिए मैप्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का डिवीजन होगा। देखिए, इस डिवीजन के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूट्रलाइज करना होगा, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो पाएगा। नॉर्थ में ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके इंडिया में वापस मर्ज होगा और पश्तून डोमिनेटेड खैबर पख्तूनख्वा
अफगानिस्तान में मर्ज हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान में ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है एंड अगर ईरान कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करे तो बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है जिसकी कैपिटल ग्वादर या फिर क्वेटा हो सकती है। साथ ही सिंध प्रोविंस जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनॉरिटीज रिजाइड करती हैं, सिंध के यूनिक कल्चर के साथ सिंधु देश नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है जिसकी कैपिटल कराची या फिर हैदराबाद हो सकती है। लास्ट में बचता है पाकिस्तानी पंजाब जो ट्रू सेंस में आज के पाकिस्तान का। यह आपने देखी, ये झलक है क्या मंसूबाबंदी है जिस पे अमल हो रहा है तेजी के साथ। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली हम तो हमेशा से पाकिस्तान फौज के से मोहब्बत करते आए, जिंदाबाद के नारे लगाते आए। आज ये बातें दुनिया को तो पता था लेकिन हम पर अयां हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू। आज का नौजवान जानना चाहता है, उसने जाना देखा क्या हो रहा है। ये बहुत सी बातें हम कहते आए हैं, मैंने भी बहुत सी बातें पिछले 10 साल में देखी तो मुझे हैरानी हुई। मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि भाई हमें तो उल्टी तारीख पढ़ाई गई है। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, 1948 में ISI बनी। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के, और ये जिसने बनाई वो एक अंग्रेज था, ब्रिटिश ऑफिसर था आर्मी का, उसने बनाई। फिर फौज पाकिस्तान की तश्कील दी बरतानिया ने, और उसका जो आर्मी चीफ था वो भी अंग्रेज था। 3 साल उसने पूरी स्ट्रक्चर किया। फिर अयूब खान को प्रमोट करके लाया गया और वो पूरी जिंदगी अमेरिका का एजेंडा सर्व करता रहा। फिर उसने चार्ज दे दिया याह्या खान को। ये बातें हम कर चुके हैं। तो फौज ने मुस्तकिल, बरतानिया ने खुद, वो उसने मजबूरी में, कायद-ए-आज़म की एक सहायत थी, उसने केस लड़ा उन्होंने, और उनको पाकिस्तान देना पड़ा। लेकिन कायद-ए-आज़म जिंदा नहीं रह सके। 1 साल में अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया। तो फिर गोरों ने पाकिस्तान तो आज़ाद कर दिया लेकिन हमें दिफाई तौर पे आज़ाद नहीं किया, अपना राज रखा। आज भी पाकिस्तान में जब कोई फौजी जनरल बनता है तो उसकी जो अप्रूवल है वो बरतानिया और अमेरिका से आती है। पहले बरतानिया था, फिर अमेरिका जब पावर बना और बरतानिया पीछे चला गया तो फिर वो पावर सारा अमेरिका के पास चला गया और पाकिस्तान उनके कंट्रोल में है। कोई ऐसा जनरल नहीं बन सकता जिसकी मंजूरी अमेरिका से नहीं हो। बरतानिया में पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस ऐसा नहीं बन सकता जिसकी अप्रूवल बरतानिया से ना हो। आज आपने देखा ये दिलावर, क्या नाम है इसका, दिलावर जो भी है, ये एक ट्रेनिंग पे गया हुआ था। शायद आप लोगों के लिए नई खबर हो कि हर साल कॉमनवेल्थ यूरोपियन यूनियन के अंडर में उनके खर्चे के ऊपर पाकिस्तान से जजों को भेजा जाता है जुडिशल ट्रेनिंग के लिए। क्यों इतने सखी क्यों है कि वो पाकिस्तान के जजेस को वहां ट्रेनिंग कराते हैं अपने पैसों से? क्योंकि उनके जहन में बरतानिया रहे माई बाप, उसका फैसला माने। आज जब फैसले आते हैं ना तो ये कहते हैं फैसला महफूज कर लिया, और कुछ दिन बाद तो ये वहां से डायरेक्शन आती है थ्रू उन लोगों के जिनके हाथ में पाकिस्तान दिया हुआ है। वो बताते हैं कि आपने ये करना है, आपने नहीं, ये नहीं करना। और आज आपके सामने ये बातें अब हो रही हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि आप गुलाम थे, गुलाम हो, और नहीं उठे तो गुलाम रहोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं आज जो नई जो काबीना बनाई है, केयर टेकर गवर्नमेंट। ये केयर टेकर गवर्नमेंट, मैंने एक आर्टिकल लिखा है अखबार जहां के लिए उर्दू में, वो आएगा तो अगले हफ्ते तो आप देखिएगा। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का जो तस्वुर है वेस्टमिनिस्टर जमहूरियत में, ये सारे मुल्कों में नहीं है। ये चंद मुल्कों में है, उसमें बदकिस्मती पाकिस्तान भी है। और ये इसलिए बनाया गया है केयर टेकर ताकि अगली हुकूमत में बैठ के प्लानिंग कर सकें, वरना इसकी जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम नहीं है। यहाँ एक गवर्नमेंट होती है, उसका प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है, प्राइम मिनिस्टर वो रहता है जब तक कि नए इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद में रिजाइन करके चला जाता है और नई गवर्नमेंट ले लेती है। यह है शफाफ जमहूरियत। लेकिन इसके लिए ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, और कौम से मोहब्बत चाहिए, इंसाफ का बोलबाला चाहिए। ये चीजें चाहिए जो पाकिस्तान में तो है ही नहीं। इसलिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट का तस्वुर लाया गया जो महज़िब जमहूरियत में, पार्लिमानी निज़ाम में, जो बरतानिया का बनाया हुआ सिस्टम है। बरतानिया ने बनाया था। वेस्टमिनिस्टर एक जगह है लंदन में,
मरकज में, वहां पर जहां पर ये सारे महलात हैं, उसके नाम पे इसको वेस्टमिनिस्टर जमहूरियत कहा जाता है, जिसमें पार्लिमानी निज़ाम होता है, 2 हाउसेज होते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में भी नाफिज है, कनाडा में भी नाफिज है, कई अफ्रीकी ममालिक में है, हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी है। लेकिन पाकिस्तान में इसको कस्टमाइज करके एक केयर टेकर का घुसेड़ा गया, हालांकि 73 के आइन में, जो एक फ्रॉड है, जिसपे मैं बहुत सारी लिख कह चुका हूँ बातें। और ये इसलिए किया गया कि एक टाइम मिल जाए इनको 3 महीने का या 60 दिन का या 90 दिन का, और देखें कि असेसमेंट करें कि अब आइंदा किसको लाना है। इसलिए ये बनाया गया था। अचानक इलेक्शन के रिजल्ट आके ही सरप्राइज लेना नहीं चाहते थे, इसलिए हो रहा है। तो अब जो ये काबीना बनी है, ये सारे इसमें बलूचिस्तान के लोगों को क्यों लिया गया है? मैंने एक पोस्ट लगाया था और उस पर लिखा था कि ये जरूरी था इस ताकतवर लोगों के लिए जो पाकिस्तान को चलाते हैं, कि और ये अमेरिका की आशीर्वाद से, उनके कहने पे किया गया है, जिन लोगों को लाया गया है, ये सब एजेंट हैं फौज के, और 4 एजेंट हैं, आपको पता है, अमेरिका के, ताकि जो होने वाला है बलूचिस्तान में उसको अमली जामा पहनाया जाए और बलूचिस्तान की आवाम बोल नहीं सके। इसीलिए एक गुमनाम आदमी जिसकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो अगर इलेक्शन होता तो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, उसको सेनेटर बनाया गया और अब उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन है तो वो एक पार्ट ऑफ द प्लान है जिस पे अमल दरामद हो रहा है। इसी तरह से इस आरजी हुकूमत, जिसे केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, इसका एक एक जो कैबिनेट मिनिस्टर लिया गया है वो सर झुका के हुक्म पे अमल करेगा। आप देखिए पाकिस्तान में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हो रहा है, मेरी एनालिसिस है, पाकिस्तान में और सख्ती होगी, आवाम को और दबाया जाएगा, महंगाई की जाएगी। जब किसी मुल्क को ख़त्म करना होता है, अमेरिका का ये तरीक़ेकार है कि उसमें पहले तो माशी तौर पे उसको तबाह करो, लोगों को भूखा रखो ताकि वो किसी एहतजाज में किसी में जा ही नहीं सकें, उनको अपनी रोटी की पड़ी हो कमाने की, वो एक दिन की छुट्टी भी बर्दाश्त नहीं कर सके। इतनी माशी बदहाली लेकर आए। ये कोई वजह ही नहीं थी कि पाकिस्तान में माशी बदहाली आती, कोई वजह नहीं थी। इसको बनाया, ये आर्टिफिशियली लाई गई है माशी, तबाह किया गया है, इंडस्ट्री बंद की गई है और जगहें बेची जा रही हैं। बहुत से लोग ये बातें करते हैं, जी हमारा दोस्त सऊदी अरब, हमारा दोस्त दुबई, ये सब बकवास है, ये बुलशिट है। ये लोग अमेरिका के एजेंट हैं। तो अब ये सारा कंट्रोल कराची पोर्ट का और ये सारा बेच दिया गया है दुबई को, अमेरिका के, ये पूरा प्लान है ये। और बलूचिस्तान को एक अमेरिकन बेस बनाया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द अमेरिका चाइना जो वॉर है, क्योंकि अमेरिका ने ये अल्टीमेटम दे दिया था फौज को कि इसको हटाओ, इमरान खान को, हम नहीं चाहते सीपैक की मनसूबाबंदी मुकम्मल होना। $3 बिलियन चाइना ने लगाए हैं और उन्होंने भी वार्निंग दे दी है अमेरिका को, पाकिस्तान की ये जो ताकतवर हल्के हैं जो चला रहे हैं मुल्क को बैठकर, कि हमारे साथ डबल गेम आपने किया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सी पैक पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, हम वो पूरा करके रहेंगे। तो उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने कहा था कि ये नहीं बनना चाहिए, अब आपने बनाया, आप भुगतें, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अड्डे लगाएंगे, अपने लोगों को बिठाएंगे। इसमें जरदारी शामिल है, इसमें शरीफ ग्रुप शामिल है, एंड कंपनी, और ये सारे जो ये पैदा करता है फौज के, ये सारे लोग पार्ट ऑफ द गेम है। इनको पता है बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाएगा, एक अमेरिकन बेस कायम की जाएगी, और फिर जो उसकी पोर्ट है वो, और कराची पोर्ट, ये सब दुबई के अंडर में किया जाएगा। आपने सुना होगा ये खबरें कि पोर्ट बेच दी गई है, वो बेची नहीं गई है, वो कंट्रोल दिया गया उनको। इसी तरह से पीआई है, इसी तरह से स्टील मिल है, ये पार्ट ऑफ ये प्रोसेस है ये, और ये बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ये हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट आई है, इलेक्शन को भूल जाए, इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट चलेगी जब तक कि ये अमल दरामद पूरा तरह से नहीं देंगे और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए बना है, कायम रहने के लिए बना है, और अल्लाह ताला इसको बचाएगा। लेकिन अवाम को बचाना होगा। अल्लाह ताला हमारे साथ है, आप लोगों के। अगर कोई ताकत इस पाकिस्तान को और इस नापाक अजाइम को, इस मंसूबे को बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की आवाम है। आपको कुर्बानी देना होगी, आज नहीं देंगे तो कल गुलामी में कुर्बानी देंगे, मरेंगे आप, कत्ल होंगे, ब्लड शेड होगा। बेहतर यही कि कुर्बानी दो अपने बच्चों के लिए,
बहुत खतरनाक हालात हैं। मैंने बार बार ये बात कहता हूं कि मैं इंसाफ की बात करता हूं। एक शख्स खड़ा हुआ, प्रूफ है, उसके बहुत क्लीन रिकॉर्ड था, पाकिस्तान के लिए उसने अपनी स्पोर्ट्स के जरिए, अपने हॉस्पिटल बनाने के जरिए उठाया और वो पाकिस्तान को बदलना चाहता था। एक चीफ जस्टिस थे, जब वो ये पनामा के वाकयात हो रहे थे, खोसा साहब, पूरा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था ये सिसिलियन माफिया है। ये आज समझ में आ रहा है आपको, ये सब एक है। ये जरदारी, शरीफ और ये सारे आप लोग इनको बुरा भला कहते हैं, कोई फायदा नहीं है। ये तो मोहरे हैं उनके जो ये चला रहे हैं, जो ये आपको समझ आ गई अब कौन चला रहा है। तो जो चला रहा है मुल्क, उनको कौन चला रहा है वो भी समझ में आ गई आपको। आप तो ये जुडिशरी हो या ये पुलिस हो, देखें पुलिस को डिस्ट्रॉय किया, खत्म कर दिया गया पुलिस को, और फौज को पुलिस का काम दे दिया गया है। अब पाकिस्तान में जो ये टॉर्चर और ये गायब करना और ये सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को गायब किया हुआ है, जिसपे हम बात कर चुके हैं, मैं इसमें नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा, रिपीट होगी बात। ये एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है फौज के जरिए, तो ये अभी और करेंगे ये। लेकिन अगर आवाम चाहे तो ये चीजें बदल सकते हैं। सोचे कौन हमारा दोस्त मुल्क है, कौन दुश्मन है। बहुत से दोस्त की शक्ल में दुश्मन मुल्क हैं और अमेरिका के पिट्ठू है, वो अमेरिका के वो एजेंट हैं, ये बात है। और कुछ लोग हैं जो अमेरिका के, कुछ मुल्क जो अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं, जैसे ईरान है, जैसे तुर्की है, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है। कहाँ होना चाहिए आपको? हम इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते, हमारी माशी हालात ही ऐसे नहीं है, लेकिन किनके साथ होना चाहिए ये आपको फैसला करना है। यही मैं कहना चाहता था, बाकी कुछ कहने के लिए रहा नहीं है। आप इसको आगे देखा करें, आगे पहुंचाएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो ये आम ट्रेडिशनल किस्म के वीलॉग्स में सनसनी फैलाना ये नहीं होती है। एक दो बातें ये है कि कुछ लोगों ने एतराज किया कि मैं बहुत सारी पोस्ट लगा रहा हूँ फॉरवर्ड जो मुझे आती हैं, उसमें कई होलनाक किस्म की पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, और बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो देखें, हमें अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह की हम लगाएं वीडियोस, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हकीकत को पसे पर्दा रख के भी हम नहीं रह सकते। हमें देखने का हौसला पैदा करना पड़ेगा, बच्चों को कंट्रोल करें, वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ना जाएं, ये आपके हाथ में है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अपने बुजुर्गों को समझाएं, अगर वो हार्ट के पेशेंट हैं उनको मना करें, लेकिन हम ये पर्दापोशी नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि देखें क्या हो रहा है आंखें खोल के, और फिर खड़े हों, पाकिस्तान की आवाम खड़े हों, वरना फिर बहुत बुरा हाल होगा आपका। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।